बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों यह जो वीडियो लेक्चर है यह छत्तीसगढ़ के इतिहास का भाग चौथा वीडियो लेक्चर है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था? पहला सोमेश्वर देव, दूसरा मधुरांतक देव, तीसरा धारावर्ष, चौथा हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर है आंसर 4 हरिश्चंद्र। अगर सोमेश्वर देव द्वितीय की बात करूं तो यह बहुत अल्पकालीन शासक थे, इनकी जानकारी हमको इतिहास में बहुत कम प्राप्त होती है। वहीं मधुरांतक देव की बात करूं तो मधुरांतक देव भी बहुत अल्पकालीन शासक थे और इनके बारे में भी जानकारी हमको बहुत कम प्राप्त होती है। और मधुरांतक देव किसके बाद शासक बने थे? तो यह धारावर्ष के बाद क्या बने थे? शासक बने थे। उसके बाद देखा जाए ये जो धारावर्ष थे तो धारावर्ष के टाइम में क्या हुआ था कि धारावर्ष किसके उत्तराधिकारी थे? तो नृपपति भूषण के उत्तराधिकारी थे और इनका एक सामंत था। कौन था? तो चंद्रदीप्त थे। इन्होंने क्या किया था कि बारसूर में क्या किया था? तालाब बनवाया था, चंद्रदीप्त मंदिर बनवाया था और शिव की मंदिर बनवाया था। तो इसका आंसर है। और हरिश्चंद्र जो थे तो हरिश्चंद्र कौन थे? तो हरिश्चंद्र इस छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे। तो इसका आंसर है आंसर 4 हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा भाचा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहला कलचुरियों ने, दूसरा फड़ीनाग वंश ने, तीसरा छिंदक नागवंश ने, चौथा काकतीयों ने। तो इसका आंसर है आंसर 4 छिंदक नागवंश ने। ये जो मामा भाचा थे यह दो शिल्पकार थे मामा भाचा नाम के। मामा भाचा नाम के दो शिल्पकार थे। इन्होंने क्या किया था? मामा भाचा मंदिर को एक दिन में बना के तैयार कर दिया था और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम क्या रख दिया गया? मामा भाचा नाम रख दिया गया। और ये जो मामा भाचा मंदिर है यह कौन सी शैली से बना हुआ था? यह नागर शैली से बना हुआ है। नागर शैली से बना हुआ है। और वहीं पर देखा जाए तो ये जो मामा भाचा मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका आंसर है आंसर 3 छिंदक नागवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश की स्थापना किसने की? पहला पुरुषोत्तम देव ने, दूसरा अन्नम देव ने, तीसरा दलपत देव ने, चौथा अजमेर सिंह ने। तो इसका आंसर है आंसर 2 अन्नम देव ने। यह जो अन्नम देव थे यह काकतीय वंश के संस्थापक थे। काकतीय वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 45 सालों तक क्या किया था? शासन किया था। अन्नम देव ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो अन्नम देव ने अपनी राजधानी मोघांता में स्थापित की थी। और वहीं देखा जाए तो इन्होंने एक क्या किया था? एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो वो मंदिर कौन सा था? तो दंतेश्वरी देवी मंदिर का दंतेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं पर देखा जाए तो अन्नम देव ने एक चंदेली वंश के शासक जो की बेटी जो सोन कुंवर थी उनसे क्या किया था? इन्होंने अपना विवाह रचाया था और इन्हीं का चमेली देवी के साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर है आंसर 2 अन्नम देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का गोंचा पर्व की शुरुआत किसने की थी? पहला अन्नम देव ने, दूसरा पुरुषोत्तम देव ने, तीसरा दलपत देव ने, चौथा अजमेर सिंह ने। तो इसका आंसर है आंसर 2 पुरुषोत्तम देव ने। पुरुषोत्तम देव थे यह कौन से वंश के शासक थे? तो यह भी काकतीय वंश के ही शासक थे। काकतीय वंश के शासक थे। इन्होंने क्या किया? एक किंवदंती है कि इन्होंने क्या किया? जगन्नाथपुरी की पैदल यात्रा की थी और वहाँ के जो शासक थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने क्या किया था? इनको स्वर्ण मुद्राएं और क्या भेंट किया था? तो रथ भेंट किया था। और रथ में कितने चक्के थे? तो 16 पहियों वाला रथ भेंट किया था। और इसी कारण से इनको क्या की उपाधि दे दी गई? इनको रथपति की उपाधि दे दी गई। और उन्हीं के तर्ज पर जगन्नाथपुरी के तर्ज पर ही जो पुरुषोत्तम देव थे उन्होंने क्या किया था? गोंचा पर्व की शुरुआत की थी।
तो इसका आंसर है आंसर सेकंड पुरुषोत्तम देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली और मराठा शासक थे। दूसरा कारण क्या है इसका, इन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ को जीता था। अब अगर जो कूट है वो कूट क्या है, पहला कूट क्या बोलता है, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। दूसरा, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, कथन सत्य है कारण गलत है। चौथा, कथन गलत है और कारण सत्य है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। इसका जो कथन है कि बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र और शक्तिशाली मराठा शासक थे, यह बिल्कुल कथन सत्य है। क्योंकि जब क्या हुआ कि बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में अपना प्रत्यक्ष रूप से कब शासन किया या स्वतंत्र रूप से कब शासन किया है, तो 1758 में इन्होंने क्या किया है, प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन किया है। और बिंबाजी भोसले ही जो थे वह कौन थे, छत्तीसगढ़ की प्रथम और भोसला के प्रथम मराठा शासक थे। और जो भोसला वंश था और मराठा वंश था, इसके जो प्रथम जो शासक थे वो बिंबाजी भोसले ही थे। और इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में अपनी प्रत्यक्ष शासन स्थापित की। और इन बिंबाजी जो भोसले थे इन्होंने किसको राजधानी बनाया था, तो रतनपुर को अपनी राजधानी स्थापित किया था। वहीं पर जो कारण बोल दिया, इन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ राज्य को जीता था, तो यह बिल्कुल गलत कथन है। इसीलिए इसका जो तीसरा कूट है, कथन तो सत्य है लेकिन कारण गलत है, यह बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, कथन सत्य है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर का शासक था। कारण इसकी जानकारी मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा से मिलती है। तो इसका पहला कूट है कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। दूसरा, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, कथन सत्य है कारण गलत है। चौथा, कथन गलत है और कारण सत्य है। तो इसका आंसर है आंसर ए, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण की व्याख्या करता है। तो जो ये पहला कथन है, कथन जो बोल रहा है कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर का शासक था, तो हाँ बिल्कुल यह सत्य है। क्योंकि जो कल्याण साय था वह कलचुरी वंश के काल में क्या था, रतनपुर का शासक रहा है। वहीं पर देखा जाए इसकी जानकारी मुगल सम्राट जहांगीर के आत्मकथा से मिलती है, तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। जो जहांगीर थे उनकी आत्मकथा तुजुक के जहांगीरी में किसका उल्लेख है, तो कलचुरी वंश के शासक कल्याण साय का उल्लेख है। और कुछ विद्वानों का मानना था कि जो कल्याण साय थे वो किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। लेकिन जो गोपल्ला गीत है उसके अनुसार यह देखा जाता है, तो गोपल्ला गीत के अनुसार जो कल्याण साय थे वो किसके राज दरबार में गए थे, तो जहांगीर के राज दरबार में गए थे। और जहांगीर ने उनको क्या किया था, 8 साल के लिए क्या कर दिया था, नज़रबंद करवा दिया था। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण की व्याख्या करता है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी। पहला महालक्ष्मी, दूसरा गजलक्ष्मी, तीसरा राजलक्ष्मी, चौथा श्रीलक्ष्मी। तो इनका आंसर है आंसर सेकंड, गजलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिर का निर्माण माना जाता है। पहला सर्वपुरी वंश, दूसरा पांडु वंश, तीसरा कलचुरी वंश, चौथा छिंदकनाग वंश। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, पांडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर के खूनी इतिहास के लेखक कौन थे। पहला रविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरा केदारनाथ ठाकुर, चौथा जितेंद्रनाथ ठाकुर, चौथा धीरेंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, केदारनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा शासन में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे। दूसरा, सूबेदार नागपुर के भोसलों के अधीन शासक थे। तीसरा, सूबेदार छत्तीसगढ़ के भोसला शासक के अधिकारी होते थे। चौथा, सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, सूबेदार छत्तीसगढ़ के भोसला शासक के अधिकारी होते थे। जो यह सूबा व्यवस्था थी, सूबा व्यवस्था की जो सूबेदारी व्यवस्था थी वह किसने लागू की थी, तो छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था सूबा व्यवस्था लागू करने वाले कौन थे, तो वह लागू करने वाले थे वेंको जी भोसले। इन्होंने क्या किया था कि सूबेदारी व्यवस्था लागू की थी। और जो सूबेदार होते थे वह किस लिए नियुक्त किए जाते थे, तो जो सूबेदार होते थे वह किस लिए नियुक्त किए जाते थे, तो वह राजस्व वसूली के लिए नियुक्त किए जाते थे। वहीं जो सूबेदार थे उसकी कोई भी मापदंड नहीं था, सूबेदार बनाने का कोई भी मापदंड नहीं था। अगर आप जितना अधिक मेरे को राजस्व इकट्ठा करके दोगे तो आपको सूबेदार बना दिया जाता था। मतलब इसके लिए कोई भी मापदंड और कोई भी योग्यता और कोई भी कार्य कुशलता नहीं थी।
बस आप जितना मेरे को राजस्व, जितना अधिक से अधिक राजस्व उठा के दोगे या राजस्व ला के दोगे और आर्थिक लाभ कराओगे, तो आपको क्या कर दिया जाता था, सूबेदार बना दिया जाता था। वहीं पर जो सूबेदार का पद होता था वो वंशानुगत परंपरा पर नहीं था और ना ही इसके लिए कोई भी स्थायी था। मतलब ये जो सूबेदार का पद था ये ना तो स्थायी था और ना ही क्या था, वंश परंपरागत आधारित था। और जो सूबेदार होते थे वो भोसला शासक के अधिकार में रह करके क्या करते थे, वसूली करते थे। इसीलिए इसका थर्ड जो ऑप्शन है, सूबेदार छत्तीसगढ़ के भोसला शासक के अधिकारी थे, तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, पहला रायपुर, दूसरा रतनपुर, तीसरा बिलासपुर, चौथा रायगढ़। तो इसका आंसर है, आंसर सेकेंड, रतनपुर। जो मराठा शासक थे इन्होंने छत्तीसगढ़ में कब शासन अपना स्थान किया था, तो 1758 में इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ अपने स्थापित कर ली थी। पहला शासक कौन थे, तो बिम्बाजी भोसले थे। बिम्बाजी भोसले जो थे वो छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक थे। इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से शासन स्थापित किया था और प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन यहाँ पर करना स्टार्ट किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर में स्थापित की थी। इसीलिए इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सत्य है, इसीलिए इसका आंसर है, आंसर रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ राजवंशों की सूची दी हुई है, एक तरफ शासकों की सूची दी हुई है। सूची 1 में देखा जाए तो पहला कौन है, भौदत्त वर्मन है, दूसरा प्रसन्न मात्र, तीसरा महाशिवगुप्त बालार्जुन और चौथा व्यागराज। और एक तरफ सूची दिया है पांडु वंश है, सोम वंश है, नल वंश और सरबपुरी वंश। तो अब देखते हैं जो भौदत्त वर्मन थे वो कौन से वंश के शासक थे, तो वह नल वंशीय शासक थे। वहीं प्रसन्न मात्र की बात करूँ मैं तो प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के शासक थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन थे वो पांडु वंश के शासक थे। वहीं व्यागराज सोम वंश के शासक थे। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के समय निम्न सूबेदार नियुक्त हुए, पहला केशव गोविंद, दूसरा विट्ठल राव दिनकर, तीसरा महिपत राव, चौथा बीकाजी गोपाल। छत्तीसगढ़ में क्या थे, छत्तीसगढ़ में जब मराठा शासन चल रहा था उस समय सूबा व्यवस्था चल रही थी और सूबा व्यवस्था के अंदर क्या करते थे, सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। वहीं पर देखा जाए तो कहीं कहीं 8 सूबेदार की जानकारी मिली है तो कहीं 9 सूबेदारों की जानकारी मिली है। अब देखा जाए इसमें सबसे पहले सूबेदार कौन थे, तो वह कौन थे, महिपत राव दिनकर थे। दूसरे सूबेदार कौन थे, तो विट्ठल राव दिनकर थे। तीसरे जो सूबेदार थे वो भवानी कालू थे, लेकिन इसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो अब देखते हैं अगला कौन था, तो वो केशव गोविंद थे। जो केशव गोविंद थे वो चौथे सूबेदार थे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया उनका नाम, तो हम इसका क्या मानेंगे, तीसरा मानेंगे। अब पांचवें जो सूबेदार थे वह कौन थे, तो वेंको जी थे, जिसमें इनका जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद जो छठवें सूबेदार थे वह कौन थे, तो बीकाजी गोपाल थे। तो यहाँ पर इसके बाद कौन सा है, तो बीकाजी गोपाल थे, चौथे सूबेदार थे। अब देखते हैं यह कहाँ कहाँ मैच करता है, तो स ब अ और ड, यानी इसका तीसरा जो आंसर है यह बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे, पहले रामराज, दूसरा प्रताप सिंह भोसले, तीसरा शिवजी भोसले, चौथा बिम्बाजी भोसले। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे, तो वह बिम्बाजी भोसले थे। तो इसका आंसर है, आंसर 4, बिम्बाजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा के जन्मदाता कौन थे, पहला रघु जी, दूसरा बिम्बाजी, तीसरा वेंको जी, चौथा भास्कर पंत। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, वेंको जी। जो वेंको जी भोसले थे इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन न स्थापित कर करके क्या किया था, अप्रत्यक्ष शासन किया। इन्होंने क्या किया, इनका संचालन छत्तीसगढ़ में, इन्होंने इसका संचालन कहाँ से करते थे, छत्तीसगढ़ का शासन तो नागपुर से इन्होंने संचालन किया। वहीं पर देखा जाए जो छत्तीसगढ़ के संचालन के लिए क्या करते थे, तो ये छत्तीसगढ़ के संचालन के लिए सूबेदार नियुक्त करते थे। और इन्होंने क्या किया था कि वेंको जी भोसले ने ही इस सूबेदारी प्रथा को क्या किया था, जन्मदाता कहा जाता है, या इन्होंने ही जन्म दिया था। वहीं पर जो सूबेदार होते थे इन सूबेदारों को कौन नियुक्त करता था, तो इसके लिए कोई भी मापदंड तय नहीं था, जो जितना अधिक लाभ ला कर देगा उसे सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। वहीं पर देखा जाए छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सूबेदार कौन थे, तो वह थे महिपत राव। और अंतिम सूबेदार कौन थे, तो यादव राव दिवाकर। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, वेंको जी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मराठा प्रशासन के समय सबसे लंबे समय तक सूबेदार कौन थे? पहला महिपत राव, दूसरा विट्ठल राव, तीसरा वेंकोजी, चौथा भास्कर पंत। इसका आंसर जानने से पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक अगर कोई सूबेदार रहा है तो वह कौन रहे हैं? केशव गोविंद रहे हैं। इन्होंने कब से कब तक सूबेदार रहा? तो 1797 से लेकर के 1808 ईस्वी तक ये कौन थे? सूबेदार के पद पर थे। उसके बाद सबसे अधिक सूबेदार कौन रहा था? तो विट्ठल राव थे। वो कब थे, कब तक शासन किए? 1790 से लेकर के कब तक शासन किए हैं? तो 1796 तक। तो इसमें केशव गोविंद का तो ऑप्शन नहीं है, विट्ठल राव का ही ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन विट्ठल राव बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसका आंसर है आंसर सेकेंड, विट्ठल राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन के समय छत्तीसगढ़ के परगना की संख्या थी? पहला 27, दूसरा 36, तीसरा 42, चौथा 62। जो विट्ठल राव दिनकर थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने छत्तीसगढ़ को समाप्त करके कौन सी व्यवस्था गढ़ को किस में बदल दिया था? तो 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। इसीलिए क्या जो विट्ठल राव जो थे, इनको परगना का जन्मदाता भी कहा जाता है। परगना का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो विट्ठल राव को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परगना के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो विट्ठल राव को। और जब विट्ठल राव ने क्या किया था कि छत्तीसगढ़ को किसने बदल दिया था? 27 परगनों में बदल दिया था। तो उस समय कितने परगने थे छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में 27 परगने थे। तो इसका आंसर है आंसर ए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा का आधिपत्य कब हुआ? पहला 1818, दूसरा 1819, तीसरा 1820, चौथा 1821। तो इसका आंसर है आंसर ए 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? एडमंड, दूसरा एगेन्यू, तीसरा इलियट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर ए एडमंड। जो एडमंड थे, ये छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर थे या प्रथम डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैप्टन कौन थे? तो एडमंड ही थे। और इन्होंने क्या किया था? इनके टाइम में क्या होता है? इनके टाइम में डोंगरगढ़ का जमींदार डोंगरगढ़ के जमींदार ने क्या किया था कि विद्रोह किया था। तो इसका आंसर है आंसर ए एडमंड। और इनके मृत्यु के बाद कौन बना? तो इसके मृत्यु के बाद एगेन्यू को क्या बना दिया गया? डिप्टी सुपरिटेंडेंट बना दिया गया था। उसके बाद इस छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति होते गई। और जब उनके बाद कौन नियुक्त हुआ था? तो उसके बाद नियुक्त होने वाले कौन थे? तो के हंटर थे। उसके बाद कौन नियुक्त हुआ? तो उसके बाद सेंडिक्स, उसके बाद विल्किंग्स और उसके बाद क्राफर्ड। और जो सबसे अंतिम नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक थे वो कौन थे? तो क्राफर्ड। और सबसे पहले तो एडमंड। तो इसका आंसर है आंसर ए एडमंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।